नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज। लोकसभा सीटों के इतिहास के सिलसिले में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के बाद आज बात नागौर लोकसभा सीट की। नागौर लोकसभा सीट के इतिहास और वर्तमान में वहां पर क्या जातिगत गणितें, क्या स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में यहां पर किसका दावा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर के बात करेंगे। इसमें हम आपको वहां के जातिगत गणित बताएंगे। इसके अलावा नागौर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों का गणित बताएंगे। इसके अलावा पिछले 15 सालों में वहां पर जितने भी चुनाव हुए, बीजेपी कांग्रेस का वोट शेयर क्या रहा, उसको लेकर बात करेंगे। इसके अलावा वहां पर अब तक का जो इस लोकसभा सीट का जो इतिहास है, इसको लेकर के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे एक सवाल कि नागौर में पिछली बार जहां हनुमान बेनीवाल की आरएलपी बीजेपी के साथ आई थी और हनुमान बेनीवाल एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े थे, और अब जब हनुमान बेनीवाल अलग हो चुके हैं तो बीजेपी की तरफ से यहां पर इस बार मजबूत कैंडिडेट कौन हो सकता है, इसको लेकर के आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर पॉलिटिकल पंचायत के इंस्टाग्राम इनबॉक्स में हमें आप संभावित उम्मीदवार को लेकर के हमें बताएं कि आपकी नजर में बीजेपी का परफेक्ट कैंडिडेट नागौर लोकसभा सीट से इस बार कौन हो सकता है। नागौर लोकसभा क्षेत्र के अगर जातीय गणित की बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि 24 की वोटर लिस्ट अभी तक फाइनल हुई नहीं है, ऐसे में यहां पर एससी का वोटर करीब करीब 20.9% है। ये परसेंटेज मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो जातिगत गणित का जो रेशियो होता है, जो परसेंटेज होते हैं, वो एक ही रहता है। क्योंकि जितना एससी का वोटर बढ़ेगा उतना ही एसटी का बढ़ेगा, उतना ही मुस्लिम बढ़ेगा। एवरेज किसी का थोड़ा बहुत ज्यादा, किसी का थोड़ा बहुत कम हो सकता है। एससी का वोटर 4 लाख से ज्यादा है नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर। एसटी कम है, वहां पर 0.3%, ये 5,762 वोट है। मुस्लिम वोटर 14.3% है, जो कि संख्या के लिहाज से 2,50,215 वोटर ये 2019 में, अब ये आंकड़ा करीब 3 लाख को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। अगर रूरल और अर्बन वोटर की बात करें तो नागौर लोकसभा क्षेत्र की 80% के लगभग की जनसंख्या जो है वो रूरल एरिया में रहती है। केवल 20% पॉपुलेशन है वो शहरी एरिया में रहती है। इस 19-20 लाख के टोटल वोटर में से 15,34,000 से ज्यादा ग्रामीण एरिया में रहते हैं और 3,86,068 वोटर शहरी एरिया में रहते हैं। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा की 200 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं, लिहाजा हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा की 8 सीटें आती है। अब नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी 8 सीटें आती हैं, तो वो देखिए। आप सभी को पता है कि नागौर जिले के अंदर टोटल विधानसभा की 10 सीटें हैं, लेकिन वो 10 की 10 नागौर लोकसभा क्षेत्र में नहीं आती है, केवल 8 आती है। लाडनू, डीडवाना, जायल जो कि एससी के लिए रिजर्व हैं, नागौर, खींवसर, मकराना, परबतसर और नावा, ये 8 विधानसभा की सीटें आती हैं नागौर लोकसभा क्षेत्र के दायरे के अंदर। इन 8 में से लाडनू कांग्रेस के पास में है, जहां से मुकेश बाकर विधायक हैं। डीडवाना निर्दलीय बीजेपी के बागी यूनुस खान जीते थे, वसुंधरा राजे के करीबी हैं। जायल से बीजेपी की मंजू बागमार जीती थी। नागौर से कांग्रेस, नागौर शहर से ज्योति मिर्धा के सामने हरेंद्र मिर्धा कांग्रेस के थे और हरेंद्र मिर्धा चुनाव जीते। क्यूंसर से हनुमान बेनीवाल जीते। मकराना से कांग्रेस के जाकिर हुसैन गेसावत जीते। परबतसर से कांग्रेस के रामनिवास गावड़िया जीते और नावा से बीजेपी के विजय सिंह चुनाव जीते। यानी कि बीजेपी के पास में एक जायल की, दूसरी यहां पर नावा की सीट है। कांग्रेस के पास इन 8 में से लाडनू, नागौर शहर, मकराना और परबतसर, 8 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास में है, 2 सीटें बीजेपी के पास में है, एक निर्दलीय के पास में है और एक आरएलपी के पास में है। ये यहां का सीटों का गणित हो गया। अब बात करते हैं पिछले 15 साल का, यहां जो चुनाव जितने भी हुए 2008 के बाद में, इन 15 सालों के चुनाव में पार्टी वाइज वोट परसेंटेज किसका क्या रहा है, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। अपन पुराना शुरू करते हैं, 2008 से इसको समझने की शुरुआत करते हैं। 2008 के जो विधानसभा के चुनाव थे, असेंबली इलेक्शन थे, उसमें यहां पर बीजेपी को वोट, कांग्रेस को वोट मिले 32.2%, बीजेपी को 34.2% और बसपा को 10.2% मिले थे। ये जो वोट शेयर विधानसभा चुनावों का है, ये नागौर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्रों का ओवरऑल मिलाकर के वोट परसेंटेज है। 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो इस एरिया के अंदर 54.7% कांग्रेस को वोट मिले। जब ज्योति मिर्धा यहां से सांसद बनी थी, 29.2% बीजेपी को मिले थे, 11.2% बसपा को वोट मिले थे। 2013 के विधानसभा चुनाव हुए तो ये जो कांग्रेस का लोकसभा वाला ग्राफ 2009 का था, वो गिर करके सीधा आ गया 30.1% पर, और बीजेपी को यहां पर विधानसभा के चुनाव में 45.4% वोट मिले, बसपा को 6% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हालांकि विधानसभा से थोड़ा सा परसेंटेज के हिसाब से ग्राफ बढ़ा,
34% के लगभग गया, लेकिन बीजेपी को 41.2% वोट मिले और उस समय नागौर से सीआर चौधरी यहां से सांसद बने थे। बसपा को 1.1% वोट मिला। 2018 के विधानसभा चुनाव हुए तो एक बड़ा प्लेयर यहां पर एंट्री करता है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ही आरएलपी का गठन हुआ था। हनुमान बेनीवाल की पार्टी यहां से चुनाव लड़ी। 2018 में कांग्रेस को यहां पर 43.2% वोट मिले। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, नागौर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों का ओवरऑल ये डेटा है विधानसभा चुनाव का, और 33.8% वोट 2018 में बीजेपी को मिले, 1.1% बसपा को मिले और 11.4% वोट मिले आरएलपी को, जब पहली बार आरएलपी 2018 में लड़ी। 2019 के चुनाव हुए तो आरएलपी और बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ और गठबंधन के तौर पर हनुमान बेनीवाल एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े। लिहाजा बीजेपी का इसीलिए यहां वोट शेयर 0% काउंट किया, क्योंकि बीजेपी के वोटर ने भी वोट हनुमान बेनीवाल को दिया, 55.4% वोट जिनको आरएलपी में मिले थे, और कांग्रेस को मिले 40.3% वोट। 2023 के विधानसभा चुनाव जो अभी चंद महीने पहले हुए हैं, उसमें नागौर लोकसभा क्षेत्र में जो ओवरऑल वोट है वो बीजेपी से कांग्रेस को ज्यादा है, 39.4% है। 38.5% बीजेपी को वोट मिले और आरएलपी जो कि इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों से अलग चुनाव लड़ रही थी, उसको 9.8% मिले हैं। बसपा को 1% के लगभग यहां पर वोट मिला है। ये पिछले 15 साल का यहां का वोटिंग पैटर्न हो गया। अब नागौर लोकसभा सीट के इतिहास को लेकर के बात करें। नागौर में एक सवाल आपसे हम पूरा इतिहास शुरू करें उससे पहले कि अब तक नागौर में जितने भी चुनाव हुए हैं, 15, 16, 17 जितने भी टोटल लोकसभा के चुनाव जो हुए हैं 1957 से लेकर के 2019 तक, इसमें कांग्रेस कितनी बार जीती है, इसको लेकर के आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के आखिर तक तो ये स्थिति वैसे भी स्पष्ट हो ही जाएगी। 1957 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो यहां पर कांग्रेस के मथुरदास चुनाव जीते, जिनको 1,42,458 वोट मिले, और निर्दलीय कैंडिडेट रनर अप रहे। रनर अप यानी कि नंबर 2 पर रहने वाले कैंडिडेट को रनर अप कैंडिडेट कहते हैं, जो कि केशरी सिंह थे, जिन्हें 77,425 वोट मिले और 65,033 वोटों के अंतर से कांग्रेस जीती। 1960 में एन कुमार कांग्रेस के फिर से चुनाव जीते, 80,554 वोट मिले। बी सिंह राम राज्य परिषद के कैंडिडेट थे, 28,962 वोट मिले, 51,592 वोटों का अंतर रहा। 1962 में कांग्रेस लगातार तीसरी बार जीती। सुरेंद्र कुमार डे यहां से चुनाव जीते। मदन सिंह नंबर 2 पर रहे, जिनको 99,282 वोट मिले। 1967 में ये कांग्रेस के कैंडिडेट फिर से जीते। 1971 में नाथूराम, जो कि मिर्जा परिवार की एक बहुत बड़ी हैसियत, बहुत बड़ी चेहरे के तौर पर अपनी पहचान रखते थे, नाथूराम मिर्जा, वही व्यक्ति जिसने राजस्थान विधानसभा में 1952 का पहला बजट पेश किया था, वो 1971 में जीते। 1977 में जीते। आपातकाल की स्थितियों के बावजूद जब देश भर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, तब भी मिर्जा परिवार ने 1977 में यहां पर कांग्रेस को जीत दिलाई। 1980 में नाथूराम मिर्जा, हालांकि तब तक वो कांग्रेस इंदिरा से अलग होकर के कांग्रेस यूनियन के साथ में चले गए थे, और उसके टिकट पर यहां पर चुनाव जीते। इसके बाद में अगले चुनाव की बात करें 1984 में, तो नाथूराम मिर्जा चूंकि कांग्रेस यूनियन में चले गए थे, इसलिए राजीव गांधी के कहने पर उन्हीं के परिवार से आने वाले रामनिवास मिर्जा को टिकट दिया गया, और नाथूराम मिर्जा और रामनिवास मिर्जा के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें रामनिवास मिर्जा चुनाव जीते, और वो जीते भी 48,535 वोटों से अपने चाचा को हराया, भतीजे ने। 1989 में हालांकि जनता दल के टिकट पर नाथूराम मिर्जा फिर से यहां से सांसद बने। रामनिवास मिर्जा को हार का सामना करना पड़ा और हार का अंतर भी 1,90,270 वोट रहा। 1991 में रामनिवास मिर्जा तब तक वापस कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस के टिकट पर 1991 का चुनाव भी जीता, 1996 का चुनाव भी जीता, लेकिन पहली बार बीजेपी को यहां पर जो कामयाबी मिली अपने संगठन, क्योंकि जनता दल भी बीजेपी का ही वैचारिक संगठन था। 1977 में हालांकि नहीं मिली थी जीत, तो जनता दल वैसे 1989 में मिल चुकी थी, लेकिन प्रॉपर बीजेपी को पहली बार जीत मिली 1997 में। भानु प्रकाश मिर्जा यहां से चुनाव जीते। उसके बाद में 1998 के चुनाव हुए तो राम रघुनाथ कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीते। 1999 में राम रघुनाथ फिर से दूसरी बार बने, जब बीजेपी ने रिसपाल मिर्जा और विजय पूनिया जैसे कैंडिडेटों को उतारा जरूर था, लेकिन उनको कामयाबी मिली नहीं थी। आखिर के 4 चुनावों की बात करें तो 2004 के अंदर भंवर सिंह डांगावास बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीते थे, जिन्होंने कांग्रेस के सिटिंग एमपी राम रघुनाथ को हराया था। 2009 ये वो दौर था जब 2009 के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद के अंदर युवा सांसदों की एक बहुत बड़ी फौज पहुंची थी, और उसमें ही राजस्थान से ये ज्योति मिर्धा का नाम शामिल था, जो यहां से पहली बार सांसद बने। 3,33,261 वोट मिले। बिंदु चौधरी जो बीजेपी की थी वो नंबर 2 पर रही, 1,78,124 वोट मिले, और 1,55,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस यहां से चुनाव जीती। 2014 मोदी लहर, आरपीएससी के रिटायर सीआर चौधरी को यहां से बीजेपी ने टिकट दिया, एक
एजुकेटेड चेहरे के तौर पर 4,14,791 वोट मिले। हालांकि उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई थी। ज्योति मिर्धा चुनाव यहां से हारी कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस ने 2019 में तीसरी बार ज्योति मिर्धा को यहां से मैदान में उतारा, लेकिन वो तीसरी बार भी हारी हनुमान बेनीवाल के सामने। यहां पर बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन था। अब 2024 के चुनाव होने वाले हैं। जीतता कौन है, क्योंकि बीजेपी आरएलपी गठबंधन टूट चुका है। उधर आरएलपी कांग्रेस का अभी तक गठबंधन हुआ नहीं है। जिताऊ कैंडिडेट को वोट का जो ये रेशियो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, क्या ये इस बार बढ़ करके 7-8 लाख वोट मिलता है क्या नागौर लोकसभा से जीतने वाले को? रनर अप कैंडिडेट क्या कौन रहता है? क्योंकि अगर बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी तीनों अलग रहते हैं तो जाहिर सी बात है आरएलपी का भी कैंडिडेट नागौर लोकसभा से चुनाव लड़ेगा। और तो क्या नंबर 2 पर आरएलपी रहेगी या फिर बीजेपी और कांग्रेस में से कोई रहेगा? क्योंकि अगर मुख्य पार्टी नागौर सीट पर अगर पहले एक पार्टी पहले नंबर पे रहती है और दूसरे नंबर पर अगर आरएलपी आती है, मुख्य पार्टी तीसरे नंबर पे चली जाती है, तो ये उस पार्टी के लिए नागौर संसदीय क्षेत्र में चिंता का विषय हो सकता है। तो ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के साथ मिलेंगे। आपकी नजर में नागौर लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी से एक प्रबल दावेदार कैंडिडेट के तौर पर कौन हो सकता है, उसको लेकर के राय आप अपनी कमेंट बॉक्स में बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।